जय हिंद फ्रेंड। सो हम देख रहे हैं सत्ता की साझेदारी का जो सेकंड चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी था, तो इसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग बेल्जियम के बारे में देख चुके हैं। बेल्जियम के बारे में पूरी बातचीत हो गई है। अब हमें जो देखना है वो देखना है श्रीलंका के बारे में, और श्रीलंका के बारे में हम लोग देखेंगे। श्रीलंका में भी यह एक लोकतांत्रिक देश है और ये एक द्वीपीय देश है, ठीक ना। दक्षिण एशिया का ये एक द्वीपीय देश है। और द्वीपीय देश का क्या मतलब होता है? द्वीपीय देश का मतलब होता है कि एक ऐसी भूमि जिसके चारों तरफ वाटर बॉडी हो, मतलब कि जल हो, जल से घिरा हुआ हो, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? द्वीप। लेकिन इसका आकार क्या होना चाहिए? तो इसका आकार होना चाहिए छोटा। जब यही आकार बड़ा रहता है और इसके चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो तो उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। एक छोटा सा भूमि का भाग है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसे हम द्वीप नाम देते हैं। तो ये जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका में इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक द्वीपीय देश है। तो इसके चारों तरफ जो है जल है, ये चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है, और ये पूरा का पूरा क्या है? तो हिंद महासागर है। और इस हिंद महासागर में ये हमारा भारत देश, तो भारत देश का ये जो है निचला हिस्सा, और यहीं से जो है जुड़ता है ये श्रीलंका। यहाँ पे एक तो है पाक जल संधि, और यही है मन्नार की खाड़ी। जल संधि क्या होता है कि जब ये दो वाटर बॉडी को जोड़ने का काम करता है तो उसको हम लोग जल संधि कहते हैं। ये पाक जल संधि है। इधर से बांग्लादेश और इधर से जो है ये आएगा अरब सागर वाला जो क्षेत्र आता है, तो इसको जो है जोड़ने का कार्य करता है। तो इस कारण से इसको पाक जल संधि भी हम कहते हैं। यहाँ मन्नार की खाड़ी, और खाड़ी का मतलब दो तरीके से होता है। एक होती है वे और एक होती है गल्फ। बे आकार में बड़ा होता है, ये आकार में थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो इसको नाम देते हैं बे। और पूरे विश्व का जो सबसे बड़ी वे है वो है वे ऑफ बंगाल। और गल्फ की अगर बात करें तो ये जो है थोड़ा सा आकार में इससे छोटा होता है, ठीक ना। और इसको हम लोग नाम देते हैं, ये हिंदी में दोनों का नाम खाड़ी है, इंग्लिश में इसका नाम अलग होता है। और गल्फ मैक्सिको की खाड़ी जो है वो सबसे बड़ी है, और ये जो वे है तो वे में वे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी है। अब हम श्रीलंका में अगर बात करें तो इसके उत्तरी भाग को, इस भाग को क्या नाम दिया जाता है? उत्तरी भाग को नाम दिया जाता है जाफना। अभी इसकी हम भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं पूरी तरीके से। तो ये जाफना है, और यहीं पर बनाया गया था लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया गया था। लिबरेशन टाइगर और टाइगर ऑफ तमिल इल्म, ये इसका नाम रहता है पूरा इंग्लिश में। तो ये बनाया गया था वहाँ पे गृह युद्ध के और फिर कई कारण थे, तो उसके लिए जो है बनाया गया था। अब इसमें इसकी राजधानी है अभी वर्तमान समय में
वो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है। और इससे पहले इसकी राजधानी जो थी तो कोलंबो थी। यहाँ पे है ट्रिंकोमाली, और यहाँ एक नदी है और इस नदी का नाम है महावली गंगा। तो इस प्रकार से इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति में श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यहाँ महावली गंगा बीच में है। फिर इसकी राजधानी अभी श्री जयवर्धनपुरम है। इससे पहले कोलंबो थी। और यहाँ एक ट्रिंकोमाली स्थान है। इसे दो तरीके, यहाँ ऊपर जो है इसके उत्तरी भाग को जाफना कहते हैं और ये है पाक जल संधि, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी। तो ये इसकी क्या है, कुछ बेसिक भौगोलिक स्थिति है। इतना ही नहीं, अभी श्रीलंका के बारे में एक बात और है कि इसकी आज़ादी जो हुई 4 जनवरी 1948 ईस्वी को इसे मिली। आज़ादी मिली किससे है, तो ये भी यूनाइटेड किंगडम से ही, क्योंकि वही तो ऐसे लोग थे जो हर जगह जाके शासन किए। तो इसे आज़ादी मिल गई 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में इसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद इस श्रीलंका में एक तो सिंहली भाषा बोली जाती थी और एक यहाँ पे तमिल। और तमिल में दो तरीके की तमिल, एक तो भारतीय मूल से आए हुए लोग थे और श्रीलंका के भी लोग थे। तो तमिल में दो तरीके के थे और सिंहली भाषा जो थी वहाँ पे ये बहुसंख्यक के रूप में थी। बहुसंख्यक के रूप में होने का मतलब है कि पूरे जो श्रीलंका का क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो रहेगा 65,610 वर्ग किलोमीटर। और बेल्जियम का हम बता चुके हैं, तो इसको आप कमेंट करिएगा। इसकी जो अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो करीब 2 से 2.25 करोड़ के आसपास है इसकी जनसंख्या। और उसकी भी जनसंख्या हम बेल्जियम की बता चुके हैं, तो उसको कमेंट करिएगा, ये आप लाइव क्लास में करते चलेंगे। अब इसमें क्या है कि इस पूरी जनसंख्या का 74% हिस्सा सिंहली भाषियों का है। सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। 74% हिस्सा सिंहली भाषियों का है, सिंहली भाषा बोलते हैं। और इसमें 18% तमिल भाषा बोलते हैं, केवल तमिल। और इस पूरी जनसंख्या का अगर हम बात करें तो जो 7 से 7.5% है ये सिंहली और तमिल दोनों बोलते हैं। और जो 1% से भी कम डाटा रहता है तो उसमें अन्य भाषा जो है बोली जाती है। तो इस तरीके से जो है इसमें 3 भाषा है। श्रीलंका में 3 भाषा बोली जा रही है, सिंहली, तमिल, और फिर तमिल और सिंहली मिला के, मतलब 2 तो इसमें 2 ही है, बस उसको एक में तो दोनों मिला के जो है किया गया, लेकिन भाषा वो 2 ही है। तो एक जो है उसमें सिंहली भाषा में, इसमें अगर क्लियर ना दिख रहा हो आप लोगों को, कल जो है कई लोग कमेंट कर रहे थे क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, अच्छे से जो है अब दिख रहा होगा जो जो चीज़ें लिखी गई हैं। और अभी तो पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे तमिल भाषा और सिंहली भाषा, और ये जो है तमिल प्लस सिंहली, ये दोनों भाषा।
लेकिन इन भाषा को बोलने की वजह से क्या हुआ कि इनके बीच में, जैसे बेल्जियम में था तो बेल्जियम के लोग समझदार थे, वहाँ जैसे ही उन्हें लगा कि विवाद हो सकता है तो उन लोगों ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया कि अब जो है हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि सिंहली भाषा जो है वहाँ की जो मतलब भाषा थी उस समय फ्रेंच और डच का जो था, तो उसमें उन्होंने सोचा कि इसको ऐसा नहीं करते हैं, हम यहाँ पे क्या अगर एक ही भाषा को अधिक महत्व दे देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, यहाँ लोगों के बीच में विवाद हो जाएंगे, गृह युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण से वहाँ के लोगों ने इसको बांट दिया था। लेकिन ये बात समझ नहीं पाते हैं श्रीलंका के लोग। अब श्रीलंका के लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो है, जैसे वहाँ पे नियम लाया गया कि हम अलग अलग भाषा जो है सबको समान अधिकार दे देंगे, लेकिन श्रीलंका के लोग ऐसा ना करके बल्कि ये लोग क्या करते हैं कि ये 1956 ईस्वी में आज़ादी मिली है इसे 1948 में, और 1956 ईस्वी में ही क्या कर देते हैं कि सिंहली भाषा को राज्य भाषा घोषित कर देते हैं। और उसे राज्य भाषा घोषित करने के बाद पूरे देश के सभी विद्यालयों में और जितने भी सरकारी कार्य थे, आधिकारिक जो कार्य थे, उन सभी कार्यों में सिंहली भाषा को अनिवार्य कर देते हैं और तमिल भाषा को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तो इस बात से अब तमिल और तमिल मूल के जो हैं मतलब सब मिला के जितने तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे और कुछ सिंहली भाषा भी बोलने वाले लोग, इनके द्वारा इसका विवाद जो है शुरू कर दिया जाता है, इसका विरोध किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अब इनके बीच में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और गृह युद्ध प्रारंभ होने के कारण ही दोनों भाषा को बोलने वाले लोगों की करीब लाखों की संख्या में जान जाती है। और इसके पीछे का केवल एक ही रीज़न था कि एक भाषा को अधिक महत्व देना। जब कभी भी किसी देश में एक भाषा, एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा तो वो देश में गृह युद्ध जैसे समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। आज तक जब कभी भी किसी भी देश में किसी धर्म का प्रभुत्व अधिक बढ़ गया है तो उस देश के लोगों को, उस देश के जितने बड़े लोग हैं, लीडर लोग हैं, उनको नुकसान हो ना हो, लेकिन नागरिकों को अवश्य उसका जो है नुकसान झेलना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ श्रीलंका में। श्रीलंका के लोग लाखों की संख्या में जो मारे गए, इसके पीछे का केवल एक ही कारण था, सिंहली भाषा को अधिक महत्व देना और बौद्ध धर्म को वहाँ पे अधिक संरक्षण प्रदान किया गया। अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा उनकी पुत्री थी, इन दोनों को भेजा गया था कलिंग युद्ध के बाद। जो कलिंग युद्ध हुआ था वो, उसमें कलिंग युद्ध में कई लाख लोग मारे गए थे, और वो अशोक और उड़ीसा में कलिंग युद्ध हुआ था वहाँ के राजा के साथ जो है। इस युद्ध के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन तो हो गया, वो पूरी तरीके से चले गए बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद केवल 8 वर्ष शासन किए थे, और 8वें वर्ष ही ये कलिंग युद्ध हुआ था। तो इसके बाद अब वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और इसके बाद अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को
भेजते हैं श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। प्रचार तो हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ के लोग अब ईसाई धर्म, मतलब वो भी ठीक है बाहर से आया था, तो इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को ये लोग प्रचार के साथ साथ उसको अधिक संरक्षण प्रदान किया जाने लगा। आज भी हमारे देश में ऐसा हो रहा है। यहाँ इसे हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, विविधताओं का देश कहते हैं, और एकता में अखंडता भी इसे कहा जाता है। यहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, 22 भाषा तो हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ दी गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं जो बोली जा रही हैं, और इन सब के बाद आज भी हमारे देश में ये समस्या आप देखने को मिल रही है। तो हमारे देश के लीडर लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को, सभी को ये समझना चाहिए कि जब कभी भी एक धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है तो इसके परिणाम क्या होते हैं। और आज जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस तरीके के नाम लेके देश के प्रमुख व्यक्ति के अलावा कुछ ऐसे नए नए लोग आए हैं और वो केवल धर्म का बढ़ावा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके भी परिणाम अच्छे तो नहीं आने वाले हैं। तो सिंहली और तमिल, इनके बीच का जो विवाद था, तो इसी कारण से क्या हुआ कि सिंहली भाषा 74% थी, तो उसे 1956 ईस्वी में राज्य भाषा घोषित कर दिया गया, और तमिल भाषा को बोलने वाले लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध में काफ़ी लोग मारे गए। तो इस वजह से ये गृह युद्ध चला 2009 तक, काफ़ी समय तक ये गृह युद्ध चला, और ये दो देशों का एग्जाम्पल केवल लिया गया था सत्ता की साझेदारी को समझाने के लिए। तो अब सवाल आता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी थी और क्यों ज़रूरी होती है। तो इसका परिणाम अब आप स्वयं लिख सकते हैं कि अगर सत्ता की साझेदारी कर देंगे, शक्ति का बंटवारा कर देंगे, तो बेल्जियम जैसी स्थिति रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई गृह युद्ध नहीं होगा। और अगर हम सत्ता की साझेदारी नहीं करते हैं तो श्रीलंका जैसी स्थिति हमको देखने को मिलेगी। इसी कारण से सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो इसमें अब जो है तर्क दिए जाते हैं, तो दो तर्क, एक युक्तिपरक तर्क और एक है नैतिकतापूर्ण तर्क। इसमें बताया जाता है कि सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है। इसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, और बताया जाता है कि सत्ता में साझेदारी यदि ना किया जाए तो लोकतंत्र होते हुए भी देश संकट में आ जाएगा। तो इसमें जो दो तर्क दिए जाते हैं, एक ये थोड़े से एक आध दो बार मतलब एग्जाम में आए हैं, बहुत ज़्यादा ये तर्क पे नहीं आता है। केवल इस तरीके के क्वेश्चन बेल्जियम और श्रीलंका के जो है उदाहरण दे के थोड़े उसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो युक्तिपरक तर्क है, तो नैतिकतापूर्ण, और एक जो है जिसे हम लोग कहते हैं, पहला है युक्तिपरक, दूसरा नैतिकतापूर्ण। ऐसे दो तर्क दिए जाते हैं, और इसमें बताया जाता है कि लोकतंत्र जो है क्या है। तो इसमें लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। तो इस तरीके के तर्क इसमें दिए जाते हैं। अभी कल की क्लास जो आपका उसमें कल परसों के क्लास में जो पहला रिसोर्स वाला पार्ट फर्स्ट चला था, तो उसमें एक कमेंट आया है कि उधम सिंह कौन थे। तो उधम सिंह एक ऐसे व्यक्ति है, इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे आगे,
लेकिन क्वेश्चन जो आप लोगों के इस तरीके के आते रहते हैं तो उनका जवाब जो है देना ज़रूरी होता है। उधम सिंह जो थे, इनका जन्म 1999 के आसपास 1899 के आसपास में हुआ था और ये 13 अप्रैल वाली घटना थी 1919 की, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस घटना में उधम सिंह, जब ये घटना घटी जनरल डायर के द्वारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सब शांतिपूर्वक थे, तो उनको मारने के लिए जो आर्डर दिया तो इस घटना पे वो पहुंच नहीं पाए थे। बाद में पूछते हैं कई छोटे बच्चों को, जो वहाँ पे कुछ काफ़ी लोग तो मारे जा चुके थे, कुछ छोटे बच्चे वगैरह जो महिलाएं गोद में ली थी, तो वो सब जो है वहाँ पे छूट जाते हैं, रोते हुए उनको मिलते हैं और वो उनको गोद में उठाते हैं और फिर यही प्रण लेते हैं कि हम जनरल डायर को तो ज़रूर मारेंगे। और ब्रिटेन में जाके काफ़ी समय तक रहते हैं और 1940 ईस्वी में, उस समय ब्रिटेन का जो जनरल डायर था अपने ड्यूटी से उसे मैंने हटा दिया गया था, जैसे इस्तीफा दे चुका था, उस समय उसकी ड्यूटी ख़त्म थी। उस समय ये एक बुक लेते हैं और बाकायदा अंग्रेज़ों वाला भेष धारण करके, टोपी लगा के, अच्छे से सूट बूट पहन के एक किताब लेते हैं और किताब को ऐसा काट देते हैं उसको कि उसमें एक बंदूक रखी जा सके, पिस्टल रखी जा सके, और उसे लेके वहाँ ब्रिटेन की पूरी सभा पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में पहुँचते हैं और वहीं पर जनरल डायर को 6 की 6 गोली उतार देते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। तो बात आती है कि फांसी दे दी जाएगी इनको। तो जज बैठे हुए थे और कहते हैं कि इनको फांसी तो दी जाएगी, पहले बताओ नाम क्या है तुम्हारा और रियल नेम क्या है तुम्हारा, पूछते हैं इस तरीके से। तो कहते हैं कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, और हाथ पे टैटू तक बनवाए थे इधर जो है इसको लिखवाए थे कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, रियल नेम। और वो कहते हैं कि यही है हमारा रियल नेम और जो करना है आपको, जो भी सज़ा सुनानी है, मैं तैयार हूँ इसके लिए, और यही मेरा जो है रियल नेम है। तो ये थे उधम सिंह। और इस पूरे चैप्टर का जो अभी इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है किस तरीके से आते हैं, तो उस पर हम लोग हर एक चैप्टर का जो है वो सीरीज मतलब लेके आएंगे। जो क्वेश्चन है उसका जो है उसको सॉल्व कराया जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कई तरीके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव में रहेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट से तो आपके कई सब्जेक्टिव जो है कॉन्सेप्ट मतलब जितने हैं तो उससे जो है तैयार हो जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। इस चैप्टर में अब कुछ है नहीं तो इसे ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, और ऐसे तो अब धीरे धीरे आगे मतलब जितनी क्लास चलेगी तो हो सकता है 40-45 मिनट के आसपास की क्लास है। ये थोड़े से इसका पार्ट ही काफ़ी कम इसमें बचा हुआ था, तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा बातें अब बची नहीं है। हाँ, ये जो विधायिका और कार्यपालिका ये सब था, तो इसको हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे संघवाद में, वरना इसमें कवर करने से फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं, उसमें देखना है हमको। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।